तो क्या हाल है बच्चों, हम आ गए अपना फोर्थ लेक्चर लेके। और पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एटॉमिक रेडियस। और उसमें हमने देखा था कि एटॉमिक रेडियस को कैसे हम निकाल सकते हैं, जिसमें हमने बात करी थी कोवेलेंट रेडियस की। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम देखेंगे कि हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस को निकालने के फॉर्मूले थे, उसमें जो कोवेलेंट पार्ट था उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं रिवीजन करवा देता हूँ थोड़ा सा। हमने कल दो फॉर्मूले देखे थे इसमें, एक तो था हमारा स्टीवनसन एंड शूमेकर फॉर्मूला। अगर ये याद ना हो तो दोबारा से इसे हम बोलते हैं आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ए और बी में कितना डिफरेंस है। एक फॉर्मूला ये बताया था, अगर हेट्रोएटॉमिक है हमारे पास तो उसमें क्या होता है, हेट्रोएटॉमिक में डी ए बी हो जाता है हमारा आर ए प्लस आर बी। ये कब होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लगभग ज़ीरो हो। एक फॉर्मूला ये लिखवाया था। इन दो पे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। मतलब कार्बन और कार्बन, इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? बॉन्ड लेंथ क्या होती है? उसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस। लास्ट टाइम अच्छे समझाया था। ये है हमारे पास 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंड क्लोरीन, क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज, एक क्लोरीन भी है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? इसकी दे रखी है आपको 1.98 एंगस्ट्रॉम। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है दैट इज 2.5, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3। और आपको निकालना है कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ निकालनी है अकॉर्डिंग टू द स्टीवनसन एंड शूमेकर। तो स्टीवनसन क्या कहता है फॉर्मूला? आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। निकालते हैं। रेडियस ऑफ ए मतलब कार्बन कितना है? ये बॉन्ड लेंथ है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 0.77 एंगस्ट्रॉम। ये क्लोरीन, क्लोरीन का रेडियस है, 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा रेडियस 2 9 जा 18, 0.99। रेडियस ऑफ ए कितना है? 0.77। रेडियस ऑफ क्लोरीन कितना है? 0.9। डेल्टा एक्स होता है हमारा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। इसकी 3 है, इसकी 2.5 है। 3 माइनस 2.5 कितना आ गया? 0.5। ये हो जाएगा हमारा 9 9 16 और एक 17, 1.76। ये हो जाएगा 9 5 जा 45, पॉइंट है 1 2 3, देन 0.045। इनको माइनस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.65 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ, दैट इज इन अ एंगस्ट्रॉम। नोट कीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्सेनिक एंड क्लोरीन का बॉन्ड डिस्टेंस दे रखा है। मान लो ऐसा है, आर्सेनिक और क्लोरीन, इनका बॉन्ड का डिस्टेंस दे दिया। ये बार बार डायग्राम नहीं बनाते, सिंपल कर लेते हैं इसी। आर्सेनिक उसका बॉन्ड डिस्टेंस दे रखा है, कितना है? इतना। बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है? बार बार बताया था, डी ए और बी। कितना होता है? 2.2। ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का रेडियस हमें फाइंड करना है। ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? डी ए बी आर ए प्लस आर बी। हेट्रो है, हेट्रो के लिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो इस वाले को यूज़ करते हैं। रेडियस निकालना है आर्सेनिक का, एज्यूम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ सेम, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। रेडियस क्लोरीन का कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। जरा वैल्यूज पुट कर दो। डी ए बी कितना है? 2.2। आर्सेनिक का निकालना है, आर ए लिख देते हैं, एस प्लस आर बी की जगह क्लोरीन। क्लोरीन कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। वैल्यू डाल देते हैं इसकी 1। कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ आर्सेनिक हो जाएगा आपका 2.2 माइनस 1। तो कितना आ जाएगा निकल के? 1.2 एंगस्ट्रॉम। इसको नोट कर लीजिए।
हो गया। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, कार्बन कार्बन एंड कार्बन सिलिकॉन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। कार्बन 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 का दे रखा है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना है, यह है आपका 154 पिकोमीटर। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कार्बन का रेडियस आ जाएगा निकल के। ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ना, आधा करोगे तो रेडियस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 77 पिकोमीटर। और कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्ड डिस्टेंस दे रखा है आपको, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस 188 पिकोमीटर। और देखो ये हेट्रो है, हेट्रो के लिए फॉर्मूला फिर से कौन सा लगता है, DAB RA प्लस RB। DAB गिवन है हमारे पास, इस तरह दो। फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिलिकॉन। मान लो ये कार्बन का रेडियस है और ये सिलिकॉन का। कार्बन का रेडियस कितना है 77, रेडियस ऑफ सिलिकॉन निकालना है, तो रेडियस ऑफ सिलिकॉन कितना आ जाएगा 188 माइनस 77, और ये आ जाएगा आपका फाइनली 111 पिकोमीटर। तो इस तरह से इस टॉपिक के ऊपर ना क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल क्वेश्चन ये होते हैं, कंडीशन ये होती है कि फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, आपको पहचानना भी पड़ेगा साथ के साथ कि इसमें फॉर्मूला यूज कौन सा हो रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो, इसके बाद न्यू टॉपिक पे चलते हैं। तो अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। कल हमने बात करी थी स्क्रीनिंग इफेक्ट, और वहां से हमने देखा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकलता कैसे है, आज ये देखेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम Z से डिनोट करते हैं, तो हम देखेंगे Z इफेक्टिव को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। कल इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था, Z माइनस सिग्मा, और ये क्या था हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कुछ रूल्स हैं इसके लिए। दो केस बनते हैं। पहला केस होता है इफ द इलेक्ट्रॉन resides in the S and P subshell, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा S या P सबशेल में है तो इसमें क्या कंडीशंस लगेंगी। पहला ध्यान देना पड़ेगा इसमें, all the electrons present in the higher shell than electron asked in the questions contribute 0 to पाई। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा हायर शेल में प्रेजेंट है, मान लो जिस इलेक्ट्रॉन का आपको Z इफेक्टिव निकालना है, उसके बाहर जो भी शेल होगा उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबका कंट्रीब्यूशन 0 होता है, क्योंकि जो रिपल्शन लगाते हैं वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं, बाहर वाले कभी भी रिपल्शन नहीं लगाएंगे। तो बाहर वालों की वजह से ना स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमेशा 0 हो जाता है, याद रखना इस चीज को। दूसरा पॉइंट, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम शेल, अगर वो सेम शेल में प्रेजेंट हैं तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं 0.352 पाई, तब उनका कंट्रीब्यूशन होता है 0.35। सी लिखो, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 शेल contribute 0.852 पाई। जो उस n शेल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 0.85। और फाइनली आता है आपका ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डीपर शेल कंट्रीब्यूट 1 to पाई। और n-1 के बाद जितने भी शेल्स होंगे उन सबका कंट्रीब्यूशन 1 आता है निकल के। क्वेश्चन देखो उस पे, मान लो क्वेश्चन आया फाइंड द
Z इफेक्टिव ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। आपको फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव निकालना है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी 1s2 2s2 2p5। पहली चीज देखो इसमें, ये है इसका पहला ऑर्बिटल, ये है इसके, पहली चीज देखो इसमें, ये है इसका पहला शेल और ये दोनों हैं इसके दूसरे शेल। देखो ना, फर्स्ट है, ये कितने हो गए, सेकंड शेल हो गया। पहला पॉइंट क्या कहते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हायर शेल देन इलेक्ट्रॉन आस्क्ड इन अ क्वेश्चन। आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, इसकी निकालनी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया ना, पी का आपको जेड इफेक्टिव निकालना है। लेकिन क्या इससे हायर कोई शेल है, पी के बाद कोई भी हायर शेल नहीं है, ना 3 है ना 4 है, तो ये वाला पॉइंट तो नेग्लेक्ट हो गया, इसको छोड़ देते हैं। ये तभी लगता है अगर इससे कोई बाहर सब शेल होगा। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम शेल कॉन्ट्रीब्यूट 0.35। अब जिस शेल का आप निकाल रहे हो उसके अलावा, उस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है 0.35। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकालना है यहाँ से, तो एक का निकालना है, बचेंगे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 0.35। सेम शेल के बचे हुए इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन है 0.35। ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल, ये तो n शेल हो गया ना, ये अंदर वाला हो जाएगा इसका n-1। इनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो 2 इंटू 0.85 प्लस कर दो। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डीपर शेल, इसके बाद तो कोई शेल है ही नहीं, तो उसको भी पॉइंट को छोड़ देते हैं और ये आपका सिग्मा निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5 2 10, 8 2 16 और 17, 1.7। ये हो जाएगा आपका 6 5 30, 6 3 80, 90, 20, 21, 2.1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 3.8। जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है, एटॉमिक नंबर 9, 9 माइनस 3.8 कितना आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 10 हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, 5.2। यह आ जाएगा आपका जेड इफेक्टिव। अब इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो अगला क्वेश्चन। इस पे मान लो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द जेड इफेक्टिव ऑफ 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के 9th इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालो। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। 9th इलेक्ट्रॉन का निकालना है। 9th इलेक्ट्रॉन कौन से वाले शेल में आएगा, इसमें है 2, पहले में 2, इसमें है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 और 8, तो कहीं ना कहीं सेकंड शेल में 9th इलेक्ट्रॉन आने वाला है। अब जिस भी शेल में उसने बोला है उसको मान लो nth, और उसके अंदर वाला हो जाएगा n-1। निकालो जरा, बाहर वाले सेल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0, क्योंकि रिपल्शन अंदर वाले लगाते हैं स्क्रीनिंग, बाहर वाले कभी नहीं। इनके सबका कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, 0। प्लस करके भी लिख सकते हो, जैसे कि 3 का कितना कंट्रीब्यूशन है, 8 इंटू 0, 4 का कितना 2 इंटू 0, प्लस इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, एक का निकालना है, बचे कितने 7, कितना कंट्रीब्यूशन होता है सेम वाले का 0.35, प्लस n-1 का होता है 0.85, तो 2 इंटू 0.85 और ये निकल के आ जाएगा सिग्मा। तो 0.85 कितना हो जाएगा, 5 2 10, 8 2 16 और 17, 1.7। ये कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 35 3 21,
24 2.4 हो जाएगा प्लस 0 सिग्मा, ये आ गया निकल के 5 7 हो जाएगा 7 8 9 10 11 2 3 4 4.15। जेड इफेक्टिव कैसे निकालोगे यहाँ से, z माइनस सिग्मा, एटॉमिक नंबर 20 माइनस 4.15 कितना हो जाएगा ये 15.8। तो ऐसे आप किसी का भी z इफेक्टिव निकाल सकते हो, लेकिन कब, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s और p में हो। इसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है, पहले से जरा छाप लो, नोट कर लिया। थोड़ी सी कंडीशन में चेंजेस आ जाते हैं। अगर मान के चलो इस बार जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड है वो s और p में नहीं है, इस बार जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिजाइड है वो मान लो d और f में आ रहा है, तो कंडीशंस क्या लगती है, पहली कंडीशंस और दूसरी कंडीशन सेम होती है, यहां पर चेंज आ जाता है थोड़ा सा। पहली दो कंडीशन सेम रहेंगी, इन दो कंडीशंस में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 एंड लोअर शेल, या इससे भी लोअर शेल में प्रेजेंट हो अगर, उन सबका कंट्रीब्यूशन 0 होता है, वो सॉरी उन सबका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। बस इतना सा चेंज आता है। जैसे कि इस पे एग्जांपल देखें, उन्होंने बोल दिया फाइंड द तीसरा क्वेश्चन इस पे z इफेक्टिव ऑफ मैंगनीज, या फाइंड द z इफेक्टिव ऑफ 23rd इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Mn। अब Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, कितने हो जाएंगे 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 25। एक काम करते हैं, इस तीन को एक साथ लिख लेते हैं, तो मैं d को आगे लिख देता हूँ यहाँ पर 3d5 4s2। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में कितने 6 11 12 13 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना यहाँ पे निकालना कौन सा है, निकालना है 23rd इलेक्ट्रॉन का। कहाँ पर आने वाला है, ये 10 हो गए और 20 23, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने वाला है। ये हो गया आपका nth जिसका निकालना है, इसके अंदर वाला n-1 और उसके अंदर वाला n-2। तो ये तो बेकार हो गया, क्योंकि बाहर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, बाहर वालों का 0 कंट्रीब्यूशन होता है, तो 2 × 0 कर दो उसको, तो सिंपल 13 है, एक का निकालना है, बचे कितने 12, उसके अलावा सबका कंट्रीब्यूशन 0.35 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, और अंदर वालों का n-1 हो या उससे भी लोअर हो, सबका 1 होता है, 8 9 10, तो कितना हो जाएगा 10 × 1। इस सब की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा की, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 0, ये कितना हो जाएगा आपका 35 12 जा 5 2 जा 10 3 2 जा 6 और 7 1 5 जा 5 1 3 जा 3 7 8 9 10 11 12 4.2, ये हो जाएगा आपका 4.2 और प्लस 0 कितना आ जाएगा 14.2। z इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, z माइनस सिग्मा, एटॉमिक नंबर 25 माइनस 14.2, कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 में से 14.2 गई, कितना बचेगा 10.8, आंसर विल बी 10.8। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से z इफेक्टिव निकालने के लिए आते हैं। अब s होगा p होगा तो पहले वाले रूल लगेंगे, df होगा तो ये वाले रूल लगेंगे। अब इसको नोट कर लो। तो आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं। कल अब हमारा आएगा इस पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर, या उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं। उसके कुछ फैक्टर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, कुछ उसके न्यूमेरिकल्स, फिर एक्सेप्शंस, उसकी जितनी भी चीज़ें होंगी सब कवर की जाएंगी। उससे बाहर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कुछ नहीं आता। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। केमोफोबिया।